Guys, this is Astha, and in this video we will be discussing basic concept of fictitious asset. Not only fictitious asset क्या होता है, but also हम लोग ये भी देखेंगे कि उसका जर्नल एंट्रीज बुक में कैसे पास करते हैं, उसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. तो इन शॉर्ट everything about fictitious asset will be covered in this video. In case you have any query after watching the video, you can mail me. I'll attach my mail ID in the description below. Okay, so let's get started. Simply, अगर मैं बोलूँ कि fictitious asset क्या होता है, तो I'll explain you this with the help of a very simple example. So read along this example along with me. Suppose company A incurs 1 crore as marketing expense. Company believes that it will be getting the benefit of this expense over the period of 5 years. So the company wants to evenly distribute it over the period of 5 years, right? तो कंपनी ने क्या किया, इनकर किया 1 CR एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस. उसको क्या लगता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. तो कंपनी क्या करेगा कि उसका इंटेंशन है कि वो 20 lakhs को 5 साल तक डिस्ट्रीब्यूट करे. यहाँ पे अगर आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, जो एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये मेंशन करता है कि एक्सपेंसेस को हम लोग को बुक्स में उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिस पीरियड में वो इनकर हुआ है. यहाँ पे जो 1 CR मेरा इनकर हुआ है एज मार्केटिंग एक्सपेंस, वो तो मेरा ईयर 0 में इनकर कर लिया, मैंने फर्स्ट ईयर में इनकर कर लिया. लेकिन कंपनी का इंटेंशन है कि उसको इस चीज़ को डेफर करना है, उसको 20 lakhs ही रिकॉर्ड करना है फर्स्ट ईयर के एंड में. तो यहाँ पे ये अलाउड होता है बुक्स में. आप फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि इस कॉन्सेप्ट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं. ये अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे क्लैश क्रिएट होता है. बिकॉज क्या होगा ना कि बुक्स में 80 lakhs का बैलेंस, जो एक्सपेंस का बैलेंस है, वो रहेगा बुक्स में. क्योंकि अगर आप यहाँ पे जर्नल एंट्री देखो, तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब हम लोग क्या एंट्री करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1 CR टू बैंक, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली बैंक से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और एज एन एक्सपेंस है तो वो मेरा डेबिट होगा. अगर हम लोग थर्ड गोल्डन रूल पे जाते हैं यहाँ पे तो. लेकिन जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंशन क्या है कंपनी का कि उसको सेग्रीगेट करना है. यहाँ पे इस तरह टाइम लाइन पे फोकस करो, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि उसको ऐसे रिकॉर्ड करना है कि 5 साल में उसको 20 लाख 20 लाख 20 लाख एंड सो ऑन रिकॉर्ड करना है. तो ऑब्वियसली कंपनी क्या चाहेगा कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 लाख ही डाले. तो यहाँ पे जो मेरा राइट ऑफ होगा वो मेरा सिर्फ 20 lakhs राइट ऑफ होगा, जो मैं पहले बोल रही थी कि क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 1 CR, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मैंने पेमेंट किया तो मेरे को वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये डेबिट बैलेंस मेरे बुक में खड़ा है, लेकिन ईयर एंड में मैंने ट्रांसफर नहीं किया पूरा PL को. तो मेरा 80 lakhs का डेबिट बैलेंस अभी भी है स्टैंडिंग बुक्स में. और अगर आप बेसिकली ये चीज़ समझो कि डेबिट बैलेंस हमेशा असेट का होता है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी का होता है. यहाँ पे एज एन एक्सपेंस, अब एक्सपेंस है या जो भी है, आप उस चीज़ को भूल जाओ. जो भी चीज़ है यहाँ पे स्टैंडिंग बैलेंस, वो डेबिट बैलेंस स्टैंडिंग है, तो जाएगा कहीं ना कहीं तो डेबिट में. पॉइंट ये है कि इसको हम एसेट नहीं दिखा सकते, क्योंकि एसेट के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है. एसेट का 3 क्राइटेरिया होता है जो सेटिस्फाई होना चाहिए अगर एक एसेट को एज अ एसेट क्लासीफाई करना है. तो उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि उस पर एंटिटी को कंट्रोल होना चाहिए. दूसरा होता है कि वो पास्ट में इनकर होना चाहिए. और तीसरा होता है कि उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले उस चीज़ से. जैसे अगर हम प्लांट खरीद रहे हैं तो मेरे को उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, उसको मैंने पास्ट में इनकर किया है और उस पर मेरा कंट्रोल है. तीनों सेटिस्फाई होता है, ओनली देन एनीथिंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन एसेट, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ये पास्ट में इनकर हुआ है, अग्रीड, लेकिन और दो कंडीशन जो है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए और कंट्रोल, ये दोनों तो नहीं हो रहा है ना सेटिस्फाई. क्योंकि अब ये एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कौन कितना इस चीज से परसुएड हुआ, कितना कस्टमर आएगा, कितना क्लाइंट आएगा, एंटिटी हैज नो कंट्रोल ओवर इट. और ना ये मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करेगा. ये एंटिटी तो अपने हिसाब से बोल रहा है नहीं कि ये होना चाहिए, लेकिन वो सर्टन तो है नहीं. प्लांट इंस्टॉल किया तो उसे वो मैन्युफैक्चर करेगा, दिस इज सर्टन. कैश है तो कैश से वो कुछ भी परचेज करता है, दिस इज सर्टन. लेकिन ये एक्सपेंस से वो क्या फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करेगा भी कि नहीं करेगा, कि ये लॉस हो जाएगा, एंटिटी को नहीं पता है इस टाइप के एक्सपेंस के बारे में. तो ये एसेट के क्राइटेरिया में नहीं फॉल करता है. इसके लिए हम लोग उसको एसेट नहीं बोल सकते. डिस्पाइट हैविंग डेबिट बैलेंस,
एट द ईयर एंड हम लोग इसको एसेट नहीं बोल सकते। तो इसके लिए एक स्पेशल एसेट का क्राइटेरिया बनाया गया जिसको ही हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे देखोगे तो ईयर एंड में मेरा ऑब्वियसली 80 lakhs स्टैंडिंग है बुक्स में डेबिट बैलेंस। अगर मैं इसको यहाँ नहीं डालती हूँ तो मेरा बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करेगा, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम होता है, डुअल इफेक्ट होता है, तो आपको डेबिट में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका शॉर्टेज आएगा सेट का 80 lakhs का, आपको कभी टैली नहीं करेगा बैलेंस शीट। तो इसलिए इस चीज को ही फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस का एग्जाम्पल लिया है तो इसलिए आई हैव रेफर्ड यहाँ पे एज डेफर्ड मार्केटिंग एक्सपेंस 80 lakhs। अगर कुछ और होता है तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इट इज एज पर योर चॉइस। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है फिक्टिशियस एसेट का यही होता है। अब जब नेक्स्ट ईयर का अपने देखेंगे ईयर 2 का, तो उसमें क्या होगा 20 lakhs। अब यहाँ पे टाइम लाइन पे अगर हम लोग दोबारा है तो 20 lakhs ईयर 2 में वो ट्रांसफर करेगा। मेरा बैलेंस 80 lakhs था तो बचा मेरा कितना 60 lakhs राइट। अब 60 lakhs को फिर हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे ईयर 2 में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही बैलेंस मेरा फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में कम हो जाएगा, फिर ये फोर्थ ईयर में खत्म हो जाएगा। तो यही होता है मेरा फिक्टिशियस एसेट का मतलब। अब अगर हम कोर देखें कि फिक्टिशियस एसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियरली जो मैंने बताया कि ऐसा एसेट होता है जिसका कोई टैंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट हैज नो टैंजिबल एग्जिस्टेंस, लेकिन इट इज क्लासिफाइड एज एन एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन इसको हम लोग एज एन एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस इंकर किया तो ये एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कोई टैंजिबल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। द मेन पर्पस इज ऑफ क्रिएटिंग दिस एक्सपेंस this account is to place an expense which was not placed in any other heading। सेम चीज ही हुआ कि एक एक्सपेंस था, असेट डेबिट बैलेंस था, उसको किसी और हेड में अपने नहीं डाल पा रहे थे। तो मेन पर्पस इसका यही होता है, दिस इज नॉट अ रियल एसेट, दिस इज अ फेक एसेट, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। और इसमें हम लोग वही बैलेंसेस डालेंगे, डेबिट बैलेंसेस डालेंगे कि एसेट है जो कहीं और प्लेस नहीं हो सकता है। ये चीज पे आप नोट करके रखो। यहाँ पे जैसे मेरा एकदम क्लियरली मेंशन है कि फिक्टिशियस मीन्स फेक और नॉट रियल। जो मीनिंग ही उसका होता है कि इट इज नॉट रियल बट इट्स फेक। दीज आर नॉट असेट्स एट ऑल बट दे आर शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये असेट नहीं होता जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बट इसको हम लोग शो करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया है फिक्टिशियस एसेट का। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। जैसे आपका अंडरराइटिंग कमीशन, जैसे कंपनी शेयर्स इशू करता है तो अंडरराइटिंग कमीशन उसको मिलता है, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है। प्रमोशनल एक्सपेंस का मैंने जर्नल एंट्री से आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बैलेंस शीट में कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे ये मैंने मेंशन कर दिया अच्छे से। जो इनिशियल इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो तो भी वो बहुत हेफ्टी सम इंकर करता है, तो उस चीज़ का भी हम लोग अकाउंटिंग ऐसे ही करते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स, शेयर्स का आप पढ़ोगे फ्यूचर में कि जब शेयर्स को इशू करते हैं तो भी उसका एंट्री ऐसे ही होता है। अब ये है भी शायद सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में। तो और लॉस इंकर्ड, अगर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो लॉस इंकर्ड है। तो बेसिक फिक्टिशियस एसेट का यही मतलब होता है कि ये रियल एसेट नहीं है, ये फेक एसेट है। इसको हम इसलिए दिखाते हैं ताकि बेसिकली बैलेंस हो पाए, टैली हो पाए, ये कहीं और नहीं जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेरी है सो फील फ्री टू राइट मी, यू कैन मेल मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू।